नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज का जो आपका वीडियो रहने वाला, आज का जो क्लास रहने वाला है, आपका मॉडल पेपर रहेगा। जी हाँ, आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान सब्जेक्ट का आपके मॉडल पेपर ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग की बात करेंगे। और जीव विज्ञान बायोलॉजी का यहाँ पे हम जो भाग दूसरा है, सेकंड चैप्टर है, जिसमें से आपके 120 क्वेश्चंस आने हैं। जी हाँ, जिसमें से हम 120 क्वेश्चन आने हैं भाग बी से, और भाग बी से हम पूरे सिलेबस से 120 क्वेश्चन सेलेक्ट लेकर आए हैं, जो आपके लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए 120 क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब होने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस बोलकर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, या आप लोग हाँ करके कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई, क्लासेज भी चल रही हैं, पार्ट वाइज चल रही हैं, तो सभी ज्वाइन कीजिए। तो सभी का मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। अगर आपकी तैयारी हो रही है, अगर आज आपका एग्जाम होगा, तो आपकी तैयारी कितनी है ये अवश्य जांचेगा। बायोलॉजी का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, पार्ट बी का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, हिरुडिनेरिया ने कितने खंड होते हैं? जी हाँ, हिरुडिनेरिया में कितने खंड होते हैं? 32, 33, 34, 35। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो टोटल यहाँ पे 33 खंड होते हैं। जी हाँ, हिरुडेनिया को संघ एनेलिडा में रखा गया है। हिरुडेनिया का सामान्य नाम क्या होता है? जोंक। इसका सामान्य नाम क्या है? जोंक। और इनका शरीर 33 समखंडों में बटा रहता है। दूसरा प्रश्न है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, या साइलोटम हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आपके साइलोटम की बात करेंगे। जी हाँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा साइलोटम सबसे प्राचीन है। साइलोटम प्रजाति का हिस्क फर्न डायनासोर के मध्य से एक जीवित जीवाश्म है। इसकी पत्ती रहित चोंच जैसी शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, और दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। और यह पहले संवहनी भूमि पौधों टाइनियोफाइट्स का वंशज है, जो लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर दिखाई दिया करता था। अगला प्रश्न है, एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उस पर असर नहीं करती है, यह कहलाता है सहभोजिता, सहोकारिता, सहयोग, या हम बात करेंगे एमनसेलिज्म की बात करेंगे। तो एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उस पर जो है असर नहीं करती है, वह क्या कहला जाता है? तो वह हमारा कहला जाता है एमनसेलिज्म की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला कौन सा सांप विषहीन है? किंग कोबरा, धारीदार करैत, बोआ कोनेस्ट्रिक्टो, या भूरा हिमालय वाइपर की बात करेंगे। तो भारत में पाए जाने वाला कौन सा सांप जो है आपका विषहीन होता है, वह सांप आपका कहलाता है बोआ कोनेस्ट्रिक्टोर की बात करेंगे। बिग कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिग कोबरा का वैज्ञानिक नाम कहा जाता है नाजा। क्या है आपका? नाजा है। ये भी आपको ध्यान देना। और किंग कोबरा की जो त्वचा रहती है वह शुष्क रहती है, ग्रंथ रहित एवं कार्निफाइड होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस कुल के सदस्यों में सिनग्रीन पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मालवेसी, रूटेसी, ब्रेसिकेसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस कुल में के सदस्यों में आपके सिनग्रीन पाया जाता है, वह कुल आपका कहलाता है ब्रेसिकेसी में। सिनग्रीन एक क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट होता है। क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किरेटिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किसके उपचर में नहीं पाया जाता है? तो
तो क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है वह आपके पक्षी में, सरीसृप में, स्तनी में, यह उपचर में पाया जाता है, लेकिन आपके मीन के उपचर में नहीं पाया जाता है। क्रिएटिन एक रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन है जो पशु कोशिकाओं में पाई जाती है और विशेष ऊतकों को बनाने के लिए यह उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता है? देखिए दोस्तों, दो तरह की पत्तियां होती हैं, मोनोसियस होता है, कील आकार माइक्रोस्पोरिल्फ होता है। ये तीनों कथन आपके साइकस के लक्षण का वर्णन करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया कि जड़ में माइकोराइजा संगति, ये आपका नहीं कर रहा है, ये साइकस के लक्षण का नहीं कर रहा है। साइकस में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है, एक समान जड़ें टैप रूट और कोलेराइड जड़ें। साइकस में पाई जाने वाली विशेष जड़ें होती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपके साइनोबैक्टीरिया से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर का कि ड्रायोप्टेरिस का सोरस है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। ड्रायोप्टेरिस का सोरस कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है मिश्रित प्रकार का कहला जाता है। ड्रायोप्टेरिस प्रजातियों की पहचान गोलाकार आकार की सोरी द्वारा की जाती है। सोरस गुर्दे के आकार की पारभासी ऊतक से ढकी होती है और यह पत्तियों की वृद्धि की तरह भी एक ढाल होती है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी, कैबेज, नाल, खोल एवं सलजम कितने जेनरा से संबंधित है? 1 जेनरा, 2 जेनरा, 3 जेनरा या 4 जेनरा से संबंधित हो जाता है। तो फूल गोभी, कैबेज, नाल, खोल एवं सलजम जो होते हैं आपके जितने जेनरा से संबंधित हो जाते हैं वह आपका 1 जेनरा। जी हाँ, फूल गोभी, कैबेज, नाल, खोल एवं सलजम ये ब्रेसिका नामक जेनेरा से संबंधित होते हैं। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका आलिरेसिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है, इसकी निम्नलिखित प्रवस्थाओं में से किसमें कच्छाभ नहीं होता है? देखिए, ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है और इन प्रवस्थाओं में जिसमें आपके कच्छाभ होता है वह आपका है तनु एककी, क्रिथडी, ट्रिपैनोसोमा, लेकिन आपके लैसीमेनियल में नहीं होता है। ठीक है, किसमें कच्छाभ नहीं होता है? देखिए, ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है, इसकी लैसीमेनियल प्रवस्था में कच्छाभ नहीं होता है। ट्रिपैनोसोमा में गमन फ्लैजिला द्वारा होता है। किसके द्वारा गमन होता है? फ्लैजिला के द्वारा होता है। अमीबा में यदि एक्टिन को संदर्भित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति क्या हो जाती है? देखिए दोस्तों, अमीबा में यदि एक्टिन को संदर्भित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाती है तो उसकी जो गति होती है वह आपकी तुरंत रुक जाती है। अगला प्रश्न है, मीनों में मोनोजीनियन बाह्य परजीवी मुक्तः पाए जाते हैं। उनके पुंछपंख पर, क्लोम पर, अंशपंख पर या अलिंगक पर पाए जाते हैं। तो मीनों में मोनोजीनियन बाह्य परजीवी जो मुक्तः पाए जाते हैं किस पर पाए जाते हैं? तो आपके क्लोम पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। देखिए दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें डीएनए में हिस्टोन होता है, कोशिका पंजर होता है, केवल उपकोशिकीय अंग होता है या उपरोक्त भी होता है? सभी बताइए। देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए में हिस्टोन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपकोशिकीय अंग नहीं पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन का चयन कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, केवल चिकनी कोशिका भित्ति स्मूथ वाल्ड वाले राइजॉइड्स पाया जाता है। रिकिया, मार्केंसिया,
पेलिया या फ्यूनेरिया की बात करेंगे तो केवल चिकनी कोशिका भित्ति या स्मूथ वाल्ड वाले राइजॉइड्स पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो आपके पेलिया में पाए जाते हैं। देखिए रिकिया में दो प्रकार के राइजॉइड्स पाए जाते हैं, एक चिकनी कोशिका भित्ति वाले और दूसरा होता है ट्यूबर कुलेटेड वाले। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मछली में क्लोराइड स्रावित कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? तो मछली में जो क्लोराइड स्रावित कोशिकाएं होती हैं वह आपकी क्लोम में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं और आपका भी फीडबैक जान लेते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए यह माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, यह भी सही बात है। केवल तांबा होता है, तो ये आपका कथन गलत दिया गया कि इसमें केवल तांबा होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में केवल तांबा होता है, ये आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से संबंधित कथन सत्य नहीं है, क्योंकि यह पानी बनाने के लिए आणविक ऑक्सीजन को कम करता है और इस प्रकार एटीपी उत्पादन की अनुमति कर देता है। और जो आपका ये दिया गया कि इसमें तांबा और लौह दोनों होते, ये सही है, दोनों चीजें होती, तांबा के साथ साथ लौह होता है, लेकिन केवल तांबा होता है, ये आपका कथन गलत हो जाता है। अगला दिया गया है कि लोमासोम प्रतिनिधित्व करता है। देखिए जो लोमासोम होता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होगा और वह आपका भित्ति संरचना का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? शब्द एकल कोशिका प्रोटीन SCP संदर्भित करता है। एक कोशिका से प्राप्त प्रोटीन को, एकल कोशिका की संतति से प्राप्त प्रोटीन को, शैवाल, कवक अथवा बीजाणु की बड़े पैमाने पर वृद्धि से प्राप्त प्रोटीन को या विषाणु आवरण प्रोटीन को। तो शब्द जो एकल कोशिका प्रोटीन होता है जिसे हम SCP कहते हैं, इसको संदर्भित करता है। तो ये दोस्तों आपके शैवाल, कवक अथवा जीवाणु के बड़े पैमाने पर वृद्धि से प्राप्त प्रोटीन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फीडबैक जान लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न है, रिटार्ट आकृति की कोशिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो रिटार्ट आकृति की जो कोशिका होती है वह आपके स्फेग्नम में पाई जाती है और स्टार्ट कोशिकाएं स्फेग्नम में स्टेम के बाहरी कॉर्टेक्स का एक हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, कौन बैक्टीरिया के इंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काय कोशिका में नहीं पाया जाता? देखिए दोस्तों जो आपका डाइपिकालिनिक एसिड होता है यह बैक्टीरिया के इंडोस्पोर में पाया जाता है लेकिन काय कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए करेंट क्वेश्चंस आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तने में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तथा संवहन बंडल लेप्टोसेंट्रिक होते हैं? तो वह हमारा कहला जाता है ड्रेसिना। जब जाइलम फ्लोएम ऊतक को चारों ओर से घेर लेता है तो संवहनी बंडल और एम्फीवासल या लेप्टोसेंट्रिक प्रकार का संवहन बंडल कहा जाता है। परागकोश भित्ति की एंडोथीसियन में उपस्थित फाइब्रस बैंड बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो आपके ये अल्फा सेलुलोज के बने होते हैं। कौन सा युग्म सही होगा? टीका डिप्टोरकार्पस की बात करेंगे, साल टिक्टोना, चीड सेंड्रस या सीसम डलवर्जिया की बात करेंगे। कौन सा युग्म सही है? देखिए जो सीसम होता है आपका वह कहलाता है डलवर्जिया, तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए चीड़ की अगर बात करते हैं
तो चीड़ का हमारा जो सही युग्म होता है वह होता है पाइनस। ठीक है। इसके बाद साल की अगर बात करते हैं तो साल का होता है आपका सोरिया रोबस्टा होता है। और जो टीक का होता है वह होता है आपका टिक्टोना ग्रांडियस होता है। और शीशम का आपका डलबर्जिया होता है, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही दिया गया। अगला प्रश्न है पीसीओ चक्र इस नाम से भी जाना जाता है। तो पीसीओ चक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पीसीओ चक्र को आपके C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। पीसीओ का पूरा नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल की बात करेंगे। यह प्रक्रिया C4 के मध्य महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करती है। यह क्रिया हरित लवक पराक्सीसोम व माइटोकांड्रिया में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवाष्पोत्सर्जक कौन सा कहलाता है? तो आपका जो पीएमए होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, यह आपका प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहलाता है। और जो आपका IAA होता है इंडोल एस्टिक एसिड, यह पादप हार्मोन होता है। जो MA होता है आपका ये मैलिक हाइड्राइजाइड की बात करेंगे। यह पादप विकास नियामक है जो कोशिका विभाजन को रोककर विकास को कम करता है, लेकिन कोशिका को वृद्धि नहीं करता है। तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक आपका पीएमए होगा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड की बात करेंगे। प्रतान क्या दर्शाते हैं? जो प्रतान होते हैं वह यह दर्शाते हैं आपके स्पर्शानुवर्तन को दर्शाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है संबंधित बीज जिसमें लंबी व्यवहार्यता पाई जाती है वह आपकी कौन सी कहलाती है? तो वह कहलाती है लूपिनस। इसके बाद टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिएगा। CH2 मुख्यतः किसका उत्तरदायी होता है? देखिए जो CH2 मुख्यतः उत्तरदायी होता है यह फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है काइलोराइजी पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो ये आपके एस्पेरागस में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का फफूंदी है? कौन से आपकी जो पादप होते उसमें फफूंदी होता है? ककड़ी का मोजेक, नाशपाती का दग्ध शीर्णता, क्रीट पीटिका या सेब स्केब। देखिए जो सेब स्केब होता है यह पादपों की फफूंदी एक रोग होती है, तो सेब स्केब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकेंद्रकी जाइलम पाया जाता है। देखिए जो अभिकेंद्रकी जाइलम होता है वह किसमें पाया जाता है? वह आपके द्विबीजपत्री जड़ में पाया जाता है। द्विबीजपत्री जड़ों में जाइलम प्लेटें आमतौर पर केंद्र में जुड़कर एक ठोस कोर बनाती हैं, इसलिए स्टील को प्रोटोस्टील माना जाता है। अगला प्रश्न है किस एक क्षेत्र में चैपराल पाए जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं आपके मेडिटेरियन क्षेत्र में जो है आपके चैपराल पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क ग्रीष्मकाल और गीली सर्दियों के साथ गर्म होती है और इस क्षेत्र में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, इसमें ग्रीष्म सूखा सहिष्णु पौधे होते हैं। घावों पर ट्यूमर सदस्य ऊतक जो कि पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती है क्या कहलाती हैं? तो घावों पर ट्यूमर सदस्य ऊतक जो कि पतली भित्ति वाली कोशिका विकसित होती है वो क्या कहलाती है? तो वह आपकी कैलस कहलाती है। जी हाँ, किसकी बात करेंगे? कैलस की बात करेंगे। कैलस एक सॉफ्ट ऊतक होता है। कैलस कार्क कैम्बियम से उत्पन्न होता है। कैलस जो होता है एक पूरे पौधे को क्या कर सकता है?
रीजनरेट कर सकता है। जी हाँ, कैलस की बात करें, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन का एक महत्वपूर्ण घटक क्या कहलाता है? तो वह आपका जेजीए कोशिकाएं। जी हाँ, जेजीए, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण घटक है आपका जीजीए का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन अणुओं में से कौन जो है सर्वाधिक बड़ा है? तो प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन अणुओं में देखा जाए जो सर्वाधिक बड़ा होता है वह होता है एलजीएम, आईजीएम। जो आईजीडी होता है यह प्रमुख रोग जनक सतह प्रोटीन से बंध कर और मेजबान कोशिकाओं के साथ रोग जनक के इंटरेक्शन रोक कर वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोग जनकों को बेअसर करता है। और जो आपका आईजीए होता है यह माइक्रोबियल आक्रमण से म्यूकोशल ऊतकों की रक्षा करे और माइक्रोबायोटा के साथ प्रतिरक्षा होम्योस्टेसिस बनाए रखें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, मेलाटोनिन अधिप्रवर्ध, मेलानट्रोपिन मध्यपीयूष, लेप्टिन वसा कोशिका और रेनिन शिशु का आमाशय। देखिए रेनिन शिशु का आमाशय युग्म सुमेलित नहीं, क्योंकि रेनिन एक एंजाइम है ना कि हार्मोन। रेनिन क्या है? एक एंजाइम है, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन दिया गया आपको सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं तीनों आपके एबीसी, ये तीनों आपके सुमेलित। अगला कि हृदय स्पंद नियमित अंतराल में जो है निम्नलिखित में से किसमें उत्क्रमित हो जाता है? तो ये आपके हार्डमैनिया में उत्क्रमित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक जंतु में ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण की दर 0 डिग्री सेल्सियस पर x के बराबर है। यदि Q10 में 2 के बराबर हो तो निम्नलिखित तापमानों में से किस में यह दर 8x के बराबर होगी? इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए एक जंतु ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण की दर 0 डिग्री सेल्सियस x के बराबर है। यदि Q10 2 के बराबर है तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह दर 8x के बराबर होगी। कितने होगा? 30 डिग्री सेल्सियस पर होगा। अब आप बोलेंगे ये फार्मूला कैसे आता है? तो मैं फार्मूला लिख दूंगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फार्मूला देखिए क्या होता है, Q10 इक्वल टू R2/R1 की पावर 10/T2 - T1, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले पे आपको मान रख देना है और मान रखने के बाद आपको जो है पूरा सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू भी बता देते हैं। Q10 बराबर आपका 2 दिया गया है, R1 की वैल्यू x दी गई है, T1 0 डिग्री सेल्सियस है, R2 आपका 8x दिया गया है। हमें क्या निकालना है? T2 निकालना है। यहाँ से आपके T2 निकाल लेना है। पूरा मैं रखे भी देता हूँ फार्मूला, इसको सॉल्व कीजिएगा। Q10 इक्वल टू आएगा 8x/8x की पावर 10/T2, ये मान आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और T2 का मान आपका 30 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। अगला, मानव रुधिर में माइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति से फाइलेरिया निदानित किया जाता है। इसके लिए रक्त का नमूना लिया जाता है। इसके लिए जो रक्त का नमूना होता है वह रात 10 बजे से 4 AM के मध्य लिया जाता है। देखिए फाइलेरिया को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर काटने की वजह से होता है। इस मच्छर के काटने से पुवेरिया नाम के परजीवी शरीर में पाए जाने ये रोग होता है। वयस्क मच्छर छोटे छोटे लार्वा को जन्म देता है जिन्हें माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है।
तो कितने के मध्य मध्य लिया जाता है? 10 PM से लेके 4 AM के मध्य लिया जाता है, यानी 10 बजे रात से सुबह 4 बजे के मध्य के बीच। इनमें से किसकी उपस्थित में टीनिया पोषक के पाचक रसों में से जो है बच जाता है? किसकी उपस्थित से? तो क्षारीय म्यूकोपॉलीसेकेराइड की उपस्थित से टीनिया पोषक के पाचक रसों से बच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्त्रावी अग्नाशय को उद्दीपित करता है? वह आपका है सिकटिन तथा पैंकियोजामिन की बात करें। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखता है, और ग्लूकेगान एक हार्मोन है जो हमारे रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार वाहित जीव विष है? वह कहलाया जाता है बोटिलिनम जीव विष। एक यह आहार वहित आपका जीव विष है। टिटनस नामक रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है, जो टिटनस जीव आपका दिया गया है, विष दिया गया है। और जो हैजा दिया गया, हैजा जीव विष जो होता है, यह AB5 मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो विब्रियो कोलेरी जीवाणु द्वारा स्रावित होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोट्युलिनम जीव विष हमारा हो जाएगा, जो आहार वही जीव विष कहलाया जाता है। अगला है सूची दी गई है और इस सूची को हमें सही मिलान करना है और बताना है। ठीक है, नीचे आपका ऑप्शन कूट वाले इस तरह दिए रहेंगे एग्जाम में। चलिए हम डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे। सूची फर्स्ट और सूची 2 को मिला देते हैं। यहाँ के दिया गया है उदासीन रंजी की बात करेंगे। उदासीन रंजी जो होता है वह आपका हो जाएगा कनिका पारण। जी हाँ। इसके बाद आपका दिया गया है अम्लरंजी। तो अम्लरंजी जो होता है प्रस्पूर्णता में होता है। एक केंद्र काणु जो होता है यह आपके प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है, और जो आपका लसिकाणु होता है यह वृत्ताकार केंद्रक होता है। तो ये हमारे सही है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो हमारा जो डी दिया गया है 3 4 1 2 ये वाला सही होगा, इसलिए हमने डायरेक्टली आंसर की बात किया था, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो सकें। अगला कि निम्नलिखित प्रोएंजाइम में से कौन सा पहले एंट्रोकाइनेज द्वारा तत्पश्चात शोतोत्प्रेरण द्वारा सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है? वह कहलाता है, तो वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका ट्रिप्सिनोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है, यह मुख्यतः फल निम्नलिखित में से किस में वृद्धि का है? यह आपके केवल पेशी कोशिकाओं में व्यास के केवल कोशिकाओं की संख्या में, तो केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशी रेशकों की संख्या के, तो कोशिका के व्यास संख्या और उसके अंदर पेशी रेशकों की संख्या, इन तीनों में जो है वृद्धि का परिणाम है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है, यह मुख्यतः फल किसमें वृद्धि के लिए है? तो कोशिका के व्यास संख्या और उसके अंदर पेशी रेशकों की संख्या, इन तीनों पर निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अंतरानिलय पट्ट अपूर्ण होता है, किसमें होता है? जो अंतरानिलय पट्ट होता है किसमें अपूर्ण होता है? तो यह आपके यूरोमैस्टिकस में अपूर्ण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए दोस्तों, जो स्थानांतरण है वह अंतरा या अंतर गुणसूत्री पुनर्विन्यास है, बिल्कुल सही बात है। सह प्रभाविता 2 जीन द्वारा नियंत्रित गुण है। जो नवरूप होता है यह प्राकृत जीन से भिन्न लक्षण रूप उत्पन्न करता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि प्रबल जीन जो होता है वह दूसरे किसी जीन को उद्दीपित करता है,
ये कथन आपका गलत दिया गया। देखिए, प्रबल जीन या एपिस्टेसिस शब्द का विशेष रूप से अर्थ ये होता है कि एक जीन प्रकार का प्रभाव एक अलग जीन के प्रभाव में होता है। ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, नेप्लियस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांगों विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारा सत्य दिया गया है? तो जो हमारा कथन सत्य होगा वह ये होगा कि श्रृंगिकाएं तथा चिबुक दोनों द्विशाखी होते हैं। जो श्रृंगिकाएं और चिबुक होते हैं ये दोनों किस प्रकार के होते हैं? ये दोनों आपके द्विशाखी होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पीतक का मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। तो मेढक के जो अंडे होते हैं वह मध्य पीतकी तथा गोलार्ध पीतक में होते हैं। ऑक्सोस्पोर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो यह आपके बैसिलेरियोफाइसी में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभयचर में निषेचित अंडे की मादा के आमाशय में विकसित होते हैं तथा लघु मेढक उसके मुख से बाहर आते हैं? और यह होता है आपका रियोबैट्रेकस की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जो स्तनी होता है, स्तनी जो होता है वह आपका एलेसिथल अंडे की बात करती है। बाकी जो मेढक दिया गया है गोलार्ध पीत की अंडे, बिल्कुल सही दिया गया है। जो कीट दिया गया है केंद्र पीत की अंडे, बिल्कुल सही दिया गया है। पक्षी जो दिया गया है बहुपीत की अंडे होते हैं। लेकिन स्तनी का जो आपका दिया गया है सूक्ष्म पीत की अंडे, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्तनी का किस प्रकार के अंडे होते हैं? एलेसिथल अंडे होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मानव में अपरा होता है। मानव में अपरा किसके अकॉर्डिंग होता है? तो मानव में जो अपरा होता है वह कोरियोनिक, मोनोडिक्सवाइडल और होमोकोरियल, ये होता है। पहले तो अपरा हमारे क्या हो जाएंगे? पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारे सही हो जाएंगे। प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो गर्भावस्था के दौरान आपके गर्भाशय में विकसित होता है और प्लेसेंटा मनुष्य की गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और भ्रूण की गर्भनाल इससे ही निकलती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोनी एवं उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है, किसमें जमा होता है? तो यह आपके अपरा कोशिका में जमा होता है। नाइट्रोनी एवं उपचायी अपशिष्ट जो होता है उपापचयी, यह पदार्थ अपरा कोशिकाओं में जमा होते हैं। और लाल शैवाल वर्ग का संचयी उत्पाद कौन सा होता है? सुपुष्टि स्टार्च है। अगला प्रश्न है कि प्याज का पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है क्या कहलाता है? तो वह आपका स्केप कहलाता है। प्याज का पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है स्केप कहलाता है। और पेडेंकिल एक फूल या पुष्पक्रम का ठंडल होता है, जो आपका पेडेंकिल दिया गया है। अब फूल का वह छेद जिस पर प्रजनन अंग और अन्य सहायक अंग जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। और रैकिस क्या होता है? यह पत्ती के ब्लेड में पेटियोल के विस्तार को यह क्या करता है? संदर्भित करता है। तो प्याज का पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है वह क्या कहलाता है? आपका स्केप कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न अनावृत्ति जीवी या अनावृत्ति बीजी संघों में से कौन सा गतिशील बीज जो है अलग पादपों पर बीजाणु तथा लघु बीजाणु घनिक संघ को पैदा करता है तथा जिसके गूदेदार लेपित बीज होते हैं, और वह कहलाता है साइकेडोफाइटा की बात करें। साइकेडोफाइटा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है कि किस भूवैज्ञानिक कल में आवृत्त बीजों का उद्भव एवं विविधता घटित हुई है? तो क्रोटेशियस की बात करेंगे।
निम्न कवक समूहों में किसके प्रयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन कोनिडिया तथा खंडन द्वारा वह अलैंगिकतः प्रजनन करता है कहलाता है, और वह कहलाता है बेसडियोमाइकोटिना की बात करें। निम्न में से कौन से फीता कप में नर परिपक्वता उभयलिंगी होते हैं? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। और वह होता है टीनिया। टीनिया नामक फीता कप में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कुछ पौधे में वह प्रक्रिया जहां स्वपरागण से बचने के लिए परागण स्फुटन और वर्तिकाग्र गहता का समय समान नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसी को ही भिल कल्पकता कहा जाता है। कुछ पौधे में वह प्रक्रिया जहां स्वपरागण से बचने के लिए परागण स्फुटन और वर्तिकाग्र गहता का समय समान नहीं होता है, उनको भिन्न कल्पकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पराग कण का स्टिग्मा पर अंकुरण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इन विवो अंकुरण। क्या कहलाता है? इन विवो अंकुरण की बात करें। जो आपका ऑटोगैमी होता है, यह स्वनिषेचन दो युग्मकों के संलयन को संदर्भित करता है। ऑटोगैमी मुख्य रूप से स्वपरागण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कि एपोकार्पस अवस्था पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो एपोकार्पस जो अवस्था होती है वह आपके रेननकुलेसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म में पराग कोश का विकास होता है, किसके द्वारा होता है? यूस्पोरेंजिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में पराग कोश का विकास यूस्पोरेंजिएट में होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फीऑक्सस में विदलन होता है पूर्णभंजी तथा समान, पूर्णभंजी तथा समान, अंशभंजी तथा सतही, अंशभंजी तथा चक्रिकाभ। तो एम्फीऑक्सस में विदलन किस प्रकार से होता है? सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन यहाँ होगा पूर्णभंजी तथा समान की बात करेंगे। ये आपके छिछले समुद्र में पाया जाता है, जो छिछले समुद्र होता है। और एम्फीऑक्सन के अंडे क्या होते हैं? सूक्ष्म पीतकी प्रकार के होते हैं। एम्फीऑक्सन के अंडे में तो एम्फीऑक्स के विदलन होता है पूर्णभंजी तथा समान रूप में होता है। घोड़े के नाल के आकार का बीजांड किसका होता है? कौन सा होता है? तो घोड़े के नाल के आकार का जो बीजांड होता है वह आपका एम्फीट्रोपस होता है। एम्फीऑक्सन में विदलन पूर्णभंजी तथा समान होते हैं, लेकिन घोड़े की नाल की आकृति के बीजांड को क्या कहा जाता है? एम्फीट्रोपस कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में बिसैला वायरुलेंट स्टेन कहलाता है, वह आपका एस स्टेन कहलाता है। देखिए, ग्रिफिथ ने चूहों को संक्रमित करने वाले न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के दो उपभेदों का उपयोग किया। एक प्रकार का चिकना या मुलायम विषाणु जनित होता है, और एक प्रकार रफ या गैर विषैला और नॉन वेरिएंट की बात करते हैं। तो एक होता है IIIS, एक होता है IIR। अगला, प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, इसमें mRNA, tRNA, राइबोसोम, अमीनो अम्ल, ऊर्जा तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है। शर्करीत अमीनो अम्ल tRNA से आपका संलग्न होता है। mRNA 5 to 3 की दिशा में पढ़ा जाता है। पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर में
एन छोर की ओर बढ़ता है, ये आपका कथन गलत दिया गया है, क्योंकि पॉलीसोम राइबोसोम आपका mRNA से मिलकर बना होता है। क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रोटीन संश्लेषण विषयक में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा डी ऑप्शन कथन सत्य नहीं होगा। अगला है कि पॉलीसोम मिलकर बना होता है। देखिए पॉलीसोम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, सभी लोग बताइए। तो पॉलीसोम आपके राइबोसोम और mRNA से मिलकर बना होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? वह है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए प्राकृतिक नामक प्रक्रिया में डीएनए पॉलीमेरेज द्वारा पूरक स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए में प्रत्येक स्ट्रैंड का उपयोग टेम्पलेट के रूप में यह किया जाता है। अगला है अनुवांशिक कोड अपहास कोड कहलाता है। देखिए अनुवांशिक कोड अपहास कोड क्यों कहलाता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक कोडान से अधिक कोडान समान मीनिंग रखते हैं। अनुवांशिक कोड उपहास कोड कहलाता है क्योंकि एक कोडान से अधिक कोडान समान मीनिंग रखते हैं। और अनुवांशिक कोड अनुवांशिक सामग्री के भीतर इनकोडेड जानकारी को प्रोटीन में अनुवाद करने के लिए जीवित कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों का एक समूह होता है। जातियों की 9 उपजातियां उत्पन्न होती हैं निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप? तो जातियों में जब 9 उपजातियां उत्पन्न होती हैं किसके फलस्वरूप? तो सूक्ष्म विकास के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज में कैजमेटा का कारण क्या होता है? वह होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है, उसे विनिमय एवं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अगला है लाइसोजेनिक चक्र प्रदर्शित करने वाले फेज क्या कहलाते हैं? तो टेम्परेज फेज कहलाते हैं। अगला है क्रेब्स हेंसेलीड चक्र को यह भी कहा जाता है। तो क्रेब्स हेंसेलीड जो चक्र होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये बोला जाता है, वह यूरिया चक्र के नाम से जाना जाता है। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसमें दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है? और वह कहलाता है आपका किलोनियम है। अगला पूर्ण प्रभाविता में जो होता है वह फिनोटीपक और जीनोटीपिक अनुपात F2 जनरेशन में समान होता है। पूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? फिनोटीपक और जीनोटीपिक अनुपात F2 जनरेशन में क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। आर्किड जड़ के वेलामेन व्युत्पन्न होते हैं, किसके व्युत्पन्न होते हैं? तो जो आपके आर्किड जड़ होते हैं वह मेलामेन के जो व्युत्पन्न होते हैं किससे व्युत्पन्न होते हैं? आपके जड़ के डर्मेटोजन से व्युत्पन्न होते हैं। इनमें से किस जंतु द्वारा ब्रैडीटेली की घटना प्रदर्शित की जाती है? और वह कहलाती है आपके नियोसिरेडोटस द्वारा, लैटिमेरिया द्वारा, स्फेनोडॉन द्वारा, अर्थात ये सभी द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा जो है जंतु द्वारा ब्रैडीटेली की घटना प्रदर्शित की जाती है, इन तीनों के द्वारा। अगला कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? सभी लोग बताइए। तो जो समीकरण आपका आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत जो है आपका निरूपित करता है
वह आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है कि एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो एड्स विषयक आपके कथन दिए गए हैं, देखिए यह आपका पशु विषाणु एचआईवी के कारण होता है। पहला ही ऑप्शन होगा। यह एक आरएनए विषाणु होता है। यह T4 लसिकाणिकाओं के अंदर प्रतिकृति होता है। यह विषाणु 10 से 15 वर्षों तक प्रसुप्त रह सकता है, ना कि केवल 6 वर्षों तक। 10 से 15 वर्षों तक भी आपका यह प्रसुप्त रह सकता है। इसमें आपको बताना है कौन कौन से हमारे सही दिए गए हैं। 3 आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो हमारा सही हो जाएगा वह होगा 1, 2, 3। ये आपके तीनों सही दिए गए जो हमने आपको बताया। एलाइजा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगता है। तो 1, 2, 3 तीनों जो हमारा यहाँ पे पहला है ये सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आहार की सुगंध बढ़ा देता है। क्या होता है जो आहार की आपको सुगंध बढ़ा देता है? कहते हैं भोजन बहुत अच्छा बना हुआ है, और वह होता है आपका मोनोसोडियम या ग्लूटामेट की बात करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉपर की कमी प्रतिनिधित्व करती है। जो कॉपर की कमी होती है वह प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो एक जिंथमा का प्रतिनिधित्व करती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? तो मोटी छाल के द्वारा, केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या के, केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर, पेशी कोशिकाओं की संख्या में। तो इन तीनों पर बचाता है। और शायद ये प्रश्न कर रहे हैं, शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में प्राप्त प्रोजेनी में यदि पैतृक टाइपस की संख्या पुनर्गठित टाइपस से अधिक है तो इसका कारण क्या होता है? और इसका कारण रीजन होता है सहलग्नता। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में प्राप्त प्रजनी में यदि पैतृक टाइपस की संख्या पुनर्गठित टाइपस से अधिक है तो इसका कारण लिंकेज होता है। ठीक है, और पूर्ण संलग्नता ऐसी संलग्नता जिसमें जीन हमेशा पैतृक संयोग ही दर्शाता हो, पूर्ण संलग्नता होती है। अगला है, ओर्सिन स्टेन खालिस्तान के थैलेस से प्राप्त किया जाता है। किस प्रजाति के थैलेस से प्राप्त किया जाता है? तो ओर्सिन जो स्टेन होता है वह आपके रोसेला प्रजाति के थैलेस से प्राप्त किया जाता है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं क्या कहलाते हैं? और वह कहलाते हैं सेक्स डक्शन। फिनोटीपक और जीनोटीपक अनुपात F2 जनरेशन में समान होते हैं, यह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यह आपका गलत हो जाएगा, सेक्स डक्शन में नहीं करता है। देखिए, वह प्रक्रिया जो बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है कॉन्जुगेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्जुगेशन कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहलाती है दोस्तों? कॉन्जुगेशन, याद रखिएगा। निम्न में से किस विषाणु में अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए है?
और वह कहलाता है T2 फेज। अगला प्रश्न है, जल मंडल में निम्नलिखित में से अपिवाक्तों में से कौन सा पाया जाता है? और वह कहलाता है अपमार्जक। इसके बाद अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार निम्नलिखित में सबसे पुराना समय कौन सा कहलाता है? और वह कहलाता है कैम्ब्रियन। देखिए दोस्तों, पैलियोजाइक महाकल्प को 6 कल्पों में बांटा गया है। पहला होता है कैम्ब्रियन, दूसरा होता है ऑर्डोवेसियन, तीसरा होता है शिवलिरिन, चौथा होता है डिवोनियन, पांचवा होता है कार्बोनिफेरस और छठवां होता है परमियन। यहाँ पे टाइम स्केल के अनुसार पुराना समय कौन सा है? सबसे पुराना कैम्ब्रियन की बात करें। मछली के बच्चे युक्त तालाब से खरपतवार को किस प्रकार निकालना चाहिए? तो यांत्रिक अवरोपण से निकालना चाहिए। अगला, पेड़ों का स्तर विन्यास दिखाई देता है घास के मैदानों में, एल्पाइन क्षेत्रों में, शीतोष्ण के क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में। तो पेड़ों का स्तर जो विन्यास होता है वह दिखाई देता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में दिखाई देता है। शब्द सरितजीवी तथा सरोजीवी संदर्भित करते हैं, किससे संदर्भित करते हैं? सभी लोग बताइए। तो स्वच्छ जलीय आवास को संदर्भित करते हैं। कौन जीवाश्म का प्रकार नहीं है? तो कोल बाल, अंबर, कॉम्प्रेक्शन ये जीवाश्म के प्रकार है, लेकिन जो बेसाल्ट दिया गया है, बेसाल्ट जीवाश्म का प्रकार नहीं है। अंबर है जीवाश्म का प्रकार, कॉम्प्रेक्शन भी है और कोल बाल भी जीवाश्म का एक प्रकार है, लेकिन बेसाल्ट आपका जीवाश्म का प्रकार नहीं है। वन्यजीव अभयारण्य में निम्नलिखित में से क्या अनुमत होती है? वन्यजीव अभयारण्य में जंतुओं के आखेट। समूह दिया गया है, इन समूह को चुनना है। पहले में प्राणी सह संबंध, दूसरे में परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। प्राणी सह संबंध और परिभाषा। देखिए, सहयोग की जो परिभाषा होती है, जी हाँ, सहयोग की जो परिभाषा होती है वह हमारी कौन सी हो जाती है? तो सहयोग की परिभाषा है शिथिल साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं, वह कहलाता है सहयोग। और सहोपकारिता क्या होता है? सहोपकारिता में एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उस पर असर नहीं करती। तीसरा है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म जो होता है सही बताइए। देखिए, सहयोग की अगर हमने बात किया, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, डाउट हुआ है, थोड़ा क्लियर कर लेंगे। सहयोग की बात करते हैं शिथिल साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। और सहोपकारिता जो होती है, सहोपकारिता जो होती है ये आपके निकट साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। और जो आपका एमेंसेलिज्म होता है वह एक जाति दूसरी जाति के वृद्धि को संदर्भित करती है किंतु उस पर असर नहीं करती, ये होता है एमेंसेलिज्म। और जो सहभोजिता होता है वह निकट साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे कूट सही हो जाएगा वह हो जाएगा पहला 2, 3, 4 एंड 1। अगला प्रश्न है, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। जी हाँ, रानी मधुमक्खी की बात करते हैं तो सतत की बात करेंगे। क्या करती है? सतत टाइम्स करती है।
अगला प्रश्न है, एलुवियल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गैंगटिक जमुना मैदान में यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन का स्कंदन करता है? कौन स्कंदन करता है? सभी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, रेनिन करता है। पीसीतांश क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? और वह कहलाते हैं 6। कितने? 6। 6 एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। अगला, निलयी आकुंचन प्रेरित होता है। तो निलयी जो आकुंचन होता है किससे प्रेरित होता है? तो आपके आलिंद निलयी घुंटी द्वारा जो है प्रेरित होता है। स्तनियों में आंवल बनता है, किसके द्वारा बनता है? स्तनियों में जो आंवल होता है वह आपके जरायु द्वारा बनता है, यानी कि प्लेसेंटा द्वारा। एग्नेथा के अंतःकरण में अर्धवृत्ताकार कुलायों की संख्या है, केवल कितनी संख्या होती है? तो केवल 2 संख्या होती है। और यह कार्डेटा समूह का जीव होता है। सुक्रोज निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है? तो सुक्रोज में जो है आपका अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। और एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन होता है जो किसी अन्य समूह को कार्बोहाइड्रेट अणु से क्या होता है? जोड़ता है। एक हीमोग्लोबिन अणु का संवहन करता है कितने अणुओं का? तो एक जो हीमोग्लोबिन होता है वह आपके 4 O2 के अणुओं का संवहन करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा परिपथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोहरा जो परिपथ होता है वह पूरी प्रक्रिया 2 बार में होती है। प्रथम हृदय से फेफड़ों तक और दूसरा वापस फिर हृदय से संपूर्ण शरीर तक होता है। ग्लूकागोन उत्प्रेरित करता है। तो ग्लूकागोन जो होता है वो उत्प्रेरित करता है, तो क्या उत्प्रेरित करता है? तो ग्लूकागोन जो होता है वह ग्लाइकोजेन के रक्त शर्करा में विखंडन को बढ़ाता है। ग्लूकोज शर्करा में अमीनो अम्ल का बनाना, रक्त शर्करा के स्तर को बनाना, इन तीनों का कार्य है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। ग्लूकागोन उत्प्रेरित करता है, इन तीनों को उत्प्रेरित करता है। पाइला में वायु श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? तो फुफ्फुसी कोश में होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो लार और आंसू दोनों में पाया जाता है। जी हाँ, लार और आंसू में लाइसोजाइम, यह दोनों आपके एंजाइम पाए जाते हैं, लार में भी और आंसू में भी। और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? 1921 में, 1981 में अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, एक्सोलोटल डिंबक दर्शाता है। जो आपका एक्सोलोटल डिंबक होता है यह किसको दर्शाता है दोस्तों? तो यह आपके डिंबक जनन तथा छद्म जनन दोनों को दर्शाता है। और यह एक्सोलोटल का एक उभयचर प्राणी होता है। विषैले सर्पों के विषदंत रूपांतरित होते हैं, किसके रूपांतरित होते हैं? विषैले जो सर्प होते हैं उसके जो विषदंत होते हैं वह जो रूपांतरित होते हैं आपके मैक्सिलरी दंत के से जो है रूपांतरित होते हैं।
अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों के उपांग या भार यथा पूंछ, पैर व सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं? कौन सा नियम है जो परिभाषित करता है? और वह नियम है एलन का नियम। एलन के नियम के अनुसार प्राणियों में उपंग जो भार तथा पूंछ, पैर व सींग निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं। एलन का नियम। निम्नलिखित शोष क्रिया प्राणियों में से कौन डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है? और वह आपकी कहलाती है साउदर्न घोष। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है? और वह होती है नाइट्रेट से। जी हाँ दोस्तों, पीने के पानी में नाइट्रेट आयन NO3 के उच्च स्तर से शिशुओं में रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में कमी से उत्पन्न रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। चेचक का कारण क्या होता है? वेरियोला, कोक्सिएला, आपका एडिस फ्रेंसिल्ला। तो चेचक का कारण जो रीजन होता है दोस्तों, वह आपका वेरियोला होता है। चेचक छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी बीमारी होती है, वेरियोला जोस्टर वायरस से पैदा होता है। तो वेरियोला के कारण की बात करेंगे। PCR चक्र को निम्न से भी जाना जाता है: C2 चक्र, C3 चक्र, केव चक्र या EMP पाथवे के नाम से। तो PCR चक्र को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताइएगा। तो जो PCR चक्र होता है वह आपके C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी पांव नामक रोग वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, संक्रमित फ्यूलिक्स मच्छर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी शायद हम प्रश्न कर चुके हैं, हाथी पांव से एक प्रश्न कर चुके हैं। हाथी पांव नामक जो रोग होता है किसका वाहक होता है? सभी लोग बताइए। तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। यह क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं। दूषित जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बूचेरिया बैंक्राफ्टी का जो लावा होता है वह कौन सा लावा कहलाता है? और वह आपका जो लार्वा होता है वह आपका माइक्रोफालेरिया लार्वा कहलाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग सभी लोग जानते हैं विटामिन C की कमी से होता है। ये विटामिन जो होता है मानव के कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसमें शरीर खासकर जांघ और पैर के चकत्ते इसमें पड़ जाते हैं। रेडुला क्या होता है? पाचन अंग पाइला है, यूनियो का श्वासनांग है, पाइला का जननांग है या तारामीन का श्वासनांग है? तो जो आपका रेडुला होता है दोस्तों, वह आपका पाचन अंग पाइला कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है? देखिए, टीमोमेडोटा, सेस्टोडोटा और स्पोरोजोआ, ये तीनों जंतु समूह आंतरिक परजीवी हैं। लेकिन आपका टर्बेलेरिया ये आंतरिक परजीवी जंतु नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 120 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान के, आपके नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसी तरह मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, शेयर कीजिए। और भी ज़रूरत है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगले मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।